नमस्कार साथियों, हमारा आपका ई ग्राम चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे इकोनॉमी। तो हम लोग देखते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हम लोग कैसे कर रहे थे? माइक्रो इकोनॉमी पहले देख रहे हैं, माइक्रो पहले देखते हैं, फिर मैक्रो। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, अपने पे हम लोग जो भी कर रहे हैं हिसाब किताब, वो माइक्रो होता है। ठीक है। मैक्रो बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, जैसे देश का लेवल चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी के बाद हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है कि आप जैसे जीडीपी निकालना है, जीडीपी सब यहीं पर, जीडीपी, नेशनल इनकम, सारा चीज हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ते हैं। ये एक थॉरो है, आपको एक मैप पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो एक ये वाला आपको एक याद होना चाहिए कि कैसे कैसे हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग माइक्रो देखे, फिर मैक्रो। मैक्रो में हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग यहाँ देख लेंगे, जीडीपी से क्वेश्चन आते हैं कहीं कहीं। फिर यहाँ पे हम लोग को 4 इंडिकेटर्स ये पता होना चाहिए, 4 इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमी, 4 इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमी होता है। तो पहले इकोनॉमी, जो भी हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे तो 4 इंडिकेटर्स हम लोग को रिफ्लेक्ट करेगा कि इकोनॉमी में हो क्या रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है। तो पहला चीज है लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन। पहला चीज हम लोग देखते हैं इन्फ्लेशन। पहले इन्फ्लेशन में क्या देख रहे हैं कि लो होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, हम लोग ने प्रीवियस क्लास में कर चुका है। ठीक है। हाई ग्रोथ में हम लोग देखते हैं मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तीसरा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यहाँ पे पॉवर्टी और इनइक्वालिटी देखते हैं। तो हमने अभी तक कर रखा है ये टॉपिक, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और देख लिए हम लोग लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन, ये कंप्लीट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट वाला भी टॉपिक हमने कवर कर रहा है। आज का टॉपिक है हाई ग्रोथ। हाई ग्रोथ में हम लोग देखेंगे मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक बचता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन देखना है, और 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है। तो इतना ये ओवरव्यू है, आपको कोई भी इकोनॉमी पढ़ने से पहले ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी। मनी में क्या क्या देखना है हम लोग को? पहले देखेंगे हम लोग क्या होता है। पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले 3 क्वेश्चन होना चाहिए। क्यों होता है, क्या होता है, और क्या इफेक्ट होता है, उसको क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। तो मनी क्या होता है पहले ये देखेंगे, फिर क्यों होता है, मनी का जरूरत या नीड क्यों आया मनी का, और मनी होता क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम आपको पहले क्या था, पहले पैसा नहीं था। पहले के टाइम में क्या होता था, गोल्ड एक्सचेंज होता था। पहले होता था गाय, बार्टर सिस्टम। तो पहले मुझे कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, तो आदान प्रदान कुछ करते थे, बार्टर सिस्टम चलता था। तो वाई का रीजन यही पे। क्या होता है, टाइप्स ऑफ मनी कितना होता है, इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी में, ये देखेंगे। फिर कंट्रोल ऑफ मनी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड टूल्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देना है, टूल्स क्या है। कोई भी हम लोग एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए। तो पहले एक टाइम पे बहुत सारा गोल्ड चलता था, बहुत टाइम तक गोल्ड चला है। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम लोग क्या क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, परमानेंट इन नेचर, परमानेंट होना चाहिए। ठीक है। स्कैर्स होना चाहिए, उसकी कमी होनी चाहिए, स्कैर्स होना चाहिए। फंजिबिलिटी मतलब डिविजिबिलिटी, डिविजिबल होना चाहिए। नॉन काउंटरफिटेबल, उसको आप जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग, काउंटरफिट जो करते हैं हम लोग, अलग से डुप्लीकेट निकाल लेंगे, इलीगल जो करते हैं वो सब देखते हैं। और स्टोरेबिलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे गोल्ड से कंपेयर करते हैं। और अभी चलता है हम लोग का करेंसी, फिएट करेंसी, रुपी, और पहले चलता था गोल्ड। तो गोल्ड का नीड, गोल्ड को क्यों हटा के हम लोग मूव कर रहे हैं करेंसी पे, क्यों ऐसा जरूरत पड़ा? परमानेंट इन नेचर, गोल्ड भी परमानेंट है, गोल्ड भी परमानेंट है, स्कैर्स है, गोल्ड की भी कमी है, पूरा अनलिमिटेड तो है नहीं मेरे पास। फंजिबिलिटी, यहाँ पे डिविजिबिलिटी में दिक्कत हो रहा था। अगर हम फिएट करेंसी, हमको पहले 1 पैसा भी चलता था, अभी 1 रुपए तक भी हम डिविजिबल कर सकते हैं। 1000 का नोट है, 1 रुपए तक भी जा सकते हैं। लेकिन गोल्ड को बहुत ज्यादा डिविजिबल नहीं कर सकते। 1 ग्राम गोल्ड से भी कम हमको चाहिए तो नहीं हो पाएगा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पे। काउंटरफिटेबिलिटी, गोल्ड का भी डुप्लीकेटिव होता है, बहुत ज्यादा मिलावट होता है। और तीसरा स्टोरेबिलिटी, स्टोरेबिलिटी में बहुत खर्चा था, गोल्ड रखने के लिए बहुत पैसा लगता था। तो इसलिए हम लोग शिफ्ट करके फिएट करेंसी। अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी पहला देखते हैं फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मतलब क्या है, अभी आपके पास जो कागज का टुकड़ा है, उसका अगर 100 रुपये वैल्यू है, तो उसका अब जाके बेचेगा तो 100 रुपये मिलेगा उसका, मतलब उसका इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है उसका, कुछ नहीं है। उसको बनाने का, वो जो कागज का टुकड़ा है, उसका कुछ इंट्रिंसिक अपना खुद का वैल्यू तो नहीं है, जब तक उसमें गवर्नर का अगर वो बोलता नहीं है कि
गवर्नर का जब तक इसमें साइन नहीं रहेगा तो इसका वैल्यू नहीं है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता था, इंट्रिंसिक वैल्यू अभी क्या नहीं है। पहले देखते हैं फुल बॉडीड मनी जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से सेम हो जाए, मतलब जो फॉर्म ऑफ हम लोग देख रहे हैं फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, उसका जो खुद का अपना वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू और जो उसका मार्केट वैल्यू है वो दोनों सेम हो। कैसे, अभी तो पैसा रुपये को तो नहीं बोल सकते, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गोल्ड। अगर गोल्ड का कुछ ऐसा कॉइन रहता है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका वैल्यू सेम वैल्यू, दोनों फेस वैल्यू भी सेम था, इंट्रिंसिक वैल्यू भी सेम है, तो उसको बोलते थे हम लोग फुल बॉडीड मनी। अब आता है क्रेडिट मनी या टोकन मनी। क्या होता है? टोकन मनी होता है फेस वैल्यू हायर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू, फेस वैल्यू ज्यादा था, इंट्रिंसिक वैल्यू कम था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी उसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, नो इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। फिएट मनी में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। और डिक्लेयर एज ए लीगल टेंडर, आप कोई भी नोट उठा के देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ, जो भी रुपीज लिखा होगा वो लिखा हुआ रहता है, गवर्नर का साइन रहता है। तो ये वाला डिक्लेयर्ड एज ए लीगल टेंडर, इसी को इसको क्यों इंपॉर्टेंट क्यों पढ़ाना चल रहा है? क्योंकि अभी अभी करंट में चलेंगे हम लोग देखेंगे सीबीडीसी का न्यूज चल रहा है, डिजिटल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिजिटल करेंसी का बात चल रहा है। अब डिजिटल करेंसी अगर पढ़ने के लिए, अगर बहुत ज्यादा न्यूज में है, डिजिटल करेंसी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो आपको इसको समझने के लिए पहले फॉर्म ऑफ मनी देखना होगा, क्या कितना तरह का मनी होता है, ठीक है। एक आता है फिडेंशियरी मनी। फिडेंशियरी मनी का होता है कि ट्रस्ट के बीच, दो पार्टी के बीच, आपको गवर्नर का जरूरत नहीं है, अगर हम दोनों आपस में ही लेन देन कर रहे हैं, एक अगर पीस ऑफ पेपर में हम लिख के दे रहे हैं कि 1000 रुपये हम आपको देंगे, तो वो पीस में तो गवर्नर का साइन है नहीं, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो रहा है, मेरे पास आपको पैसा ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, लेकिन जो वो जो ट्रस्ट के, कोई भी ट्रस्ट के बेसिस पे कोई दो पार्टी के बीच में जो भी जो होता है लेन देन, उसको बोलते हैं हम लोग फिडेंशियरी मनी। इसका आप फिडेंशियरी सिस्टम भी पढ़े होंगे, उसके एक बार रिलेट करेगा, उसके भी वही लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम। अब आता है नियर मनी। नियर मनी क्या होता है? विच कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज टू परचेज गुड्स बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर इजिली। अब देखिए वहां पे आप नियर मनी क्या होता है कि आप उसको नियर मनी को ले जाके मार्केट में आप नहीं बेच सकते, मार्केट में नहीं बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आप शेयर को जाके डायरेक्टली आप गुड्स खरीद सकते हो, जाके आप शेयर बोलोगे मेरे पास इतना शेयर है और जाके मुझे एक बिस्किट चाहिए, वैसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फिएट मनी लेके जाएंगे तो हमको तो मिल जाएगा, उससे एक्सचेंज मिल जाएगा। तो नियर मनी वही होता है जो हम लोग डायरेक्टली कन्वर्टेबल नहीं होता है, हम लेकिन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश, लिक्विड, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ मनी हो गया। अब ये कर्व का याद रखना है हमेशा, ये कर्व से ही आगे चलेंगे। क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी और सप्लाई का प्राइस एंड सप्लाई, इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे, ग्राफ से ही पता चलेगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कोई भी इकोनॉमी में क्या होता है? मनी सप्लाई इक्वल्स टू M इंटू M नॉट। सो ये वाला फॉर्मूला में देखना, इसको समझना अभी क्या होता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कोई भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितना हो रहा है वो बराबर होता है M, स्मॉल m इंटू M नॉट। स्मॉल m क्या होता है? ये होता है मनी मल्टीप्लायर, और M नॉट क्या होता है? हाई पावर्ड मनी। तो आगे जाके हम लोग ये समझने वाले हैं कि ये होता क्या। तो M नॉट हो गया हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी मतलब क्या है? हाईली लिक्विड। ये होता है आरबीआई, जो करेंसी आरबीआई इशू कर रहा है, करेंसी इशूड बाय आरबीआई, इसको बोलते हैं M नॉट। और M हो गया आपका मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर पे बात करते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? सो एक एग्जांपल लेते हैं, मनी मल्टीप्लायर ऐसे एक एग्जांपल से समझेंगे। एक ए इंसान है, ए पर्सन है। पर्सन क्या करता है? बैंक में जाकर के, एक बैंक है
बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट कराया, ठीक है, एक पर्सन है बैंक में जाकर के 1000 रुपए डिपॉजिट किए। अब आगे जाके पढ़ेंगे, बैंक सारा 1000 का 1000 तो वापस दे नहीं पाएगा, उसको पैसा कुछ रखना पड़ता है, रिजर्व रेशियो रहता है, रिजर्व डिपॉजिट रहना चाहिए। इसको पढ़ेंगे हम लोग CRR SLR। तो मान लेते हैं 20% के आसपास है, तो 1000 का 20% वो रख लेगा, और बाकी जो उसके पास 800 बच रहा है वो आके जाके फिर दूसरा को लेगा। तो दूसरा कोई पर्सन आया कोई पर्सन सी आया, यही 800 रुपए जाकर के वो ले लिया लोन की तरफ, लोन के हिसाब से वो 800 बचा वो ले लिया। लोन लेने के बाद कुछ पैसा वो हो सकता है खर्च करे, 800 रुपए लिया है, 800 रुपए में वो 400 रुपए खर्च कर लिया, 400 रुपए क्या किया, फिर एक बैंक में गए, दूसरे बैंक में, फिर जाके 400 रुपए वो डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। अब 400 रुपए बैंक तो सारा पैसा देगा नहीं, इसका भी वो 20% रखेगा, 80 रुपए रखा, 320 रुपए जो बचा वो आगे जाकर के फिर से दूसरे को देगा। तो ये कहानी ये समझे कि सिर्फ 1000 रुपए बैंक के पास आया था, और कितने हाथों से वो जा रहा है, 20 और डी जो भी जितने हाथ एक्सचेंज हो रहा है उतना ज्यादा पैसा वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1000 रुपया आया था मार्केट में, वो बन कितना रहा है, 800 रुपया लोन में गया, 800 प्लस 400 उसका फिर खर्च कर दिया, मार्केट में चल गया 400 रुपये, तो 8 प्लस 4 1200, फिर 1200 में फिर 400 डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में फिर 400 आया, 412 8 4 12 12 4 1600, फिर जाकर के कुछ पैसा रखा, फिर जाकर 320 रुपए का कोई और लोन ले लिया, तो 1920 रुपए के आसपास ये आ गया। तो 1000 से 1920 आ गया, तो इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर डिपेंड किस पे करता है, मनी मल्टीप्लायर डिपेंड करेगा कितना पैसा बैंक के पास है, ठीक है। अभी हम लोग देखें जो CRR है और SLR है, ये सब ज्यादा अगर हम रखने के लिए बैंक को बोल देंगे तो मेरे पास बैंक के पास पैसा ही कम बचेगा आगे लोन देने के लिए, ठीक है। अब आते हैं मनी सप्लाई। तो एक और चीज अभी समझ लेते हैं, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जैसे कि इंटरेस्ट रेट जनरली कंफ्यूजन होता है बच्चों पे, कौन सा इंटरेस्ट रेट मार्केट पे, अगर हम इंटरेस्ट रेट बोल रहे हैं कौन सा इंटरेस्ट रेट, तो हो सकता है ये पॉलिसी रेट हो सकता है, पॉलिसी रेट इसी को बोलते हैं रेपो रेट, सब आगे जाके पढ़ेंगे, सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोग डिस्कस करेंगे। या हो सकता है सेविंग रेट, आप पैसा अगर बैंक में डाल रहे हो, आप पैसा बैंक में डाल लो, कितना % आपको बैंक सेविंग दे रहा है, सेविंग इंटरेस्ट रेट हो सकता है, या रेपो रेट हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा लेंडिंग रेट हो सकता है। आप जाके 1 लाख रुपए बैंक से मांगोगे और लोन मांगोगे, लोन में कुछ पैसा वो इंटरेस्ट लेगा, तो इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है, लेंडिंग रेट होता है, या सेविंग रेट होता है, या पॉलिसी रेट होता है। इसी को समझना है आज। तो एक चीज समझे कि तीनों एक ही साथ काम करता है। अगर रेपो रेट ज्यादा रहेगा, रेपो रेट बढ़ेगा, तो सेविंग रेट भी बढ़ेगा और इंटरेस्ट लेंडिंग रेट भी बढ़ेगा। कैसे? तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जांपल देखें, पहले रेपो रेट समझना होगा उसके लिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अभी हम लोग समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट का मार्केट में मनी सप्लाई, मनी से क्या फर्क पड़ता है, इन्फ्लेशन अगर ज्यादा रहे तो मनी सप्लाई डाउन कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था मनी सप्लाई इक्वल्स टू M नॉट, M इंटू M नॉट, ये फॉर्मूला है। ये हो गया मनी मल्टीप्लायर, और ये वाला है हाई पावर्ड मनी बाय RBI। एक और ग्राफ में ये देखिए, प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड तो हो गया, हम सप्लाई का बात करें, मनी सप्लाई का। तो एक चीज आप समझे कि RBI इज नॉट ए प्रॉफिट एंटिटी, वैसा प्रॉफिट बनाने वाला एंटिटी नहीं है, ठीक है। RBI का मकसद क्या है, जैसे कोई भी कमर्शियल का मतलब क्या था, कोई भी कमर्शियल चीज, कमर्शियल वर्ड जिसमें आ गया उसको मतलब होता है कि पैसा बनाना, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो RBI इज नॉट ए, RBI अगर बोलेंगे तो RBI इज नॉट ए प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, उसका मेन मकसद प्रॉफिट नहीं कमाना है, ठीक है। तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट में प्राइस ऑफ मनी अगर यहाँ लिखते हैं, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस ऑफ मनी यहाँ पे लिखते हैं अगर, तो प्राइस ऑफ मनी मतलब इंटरेस्ट रेट हो गया, मार्केट में कितना इंटरेस्ट रेट उसी को बोलते हैं प्राइस ऑफ मनी। और जो क्वांटिटी ऑफ मनी यहाँ पे हम GDP वाला देखेंगे, तो कितना मनी सप्लाई यहाँ पे होगा। तो अगर हम देख रहे हैं कि सप्लाई का बात करते हैं, RBI इज नॉट ए प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी,
इसलिए क्या होगा कि आरबीआई को फर्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट पे कितना इंटरेस्ट रेट है, हम कितना पैसा डालें। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है तो आरबीआई ऐसा बोलेगा कि हम अभी पैसा कम डालते हैं, या आरबीआई मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है तो आरबीआई तो ऐसा नहीं बोलेगा कि हम मार्केट में पैसा ज्यादा डालेंगे। ठीक है, तो मकसद इंटरेस्ट रेट से नहीं मतलब, तो इसलिए हमको ये पता चला कि प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है तो मैटर नहीं करेगा, मनी सप्लाई जो होगा वो परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा, तो प्राइस से मतलब नहीं रहेगा, इंटरेस्ट रेट से मतलब नहीं रहेगा, वो सीधा जाएगा मनी सप्लाई। यहां तक समझ में आया? यहाँ पे हम लोग डिमांड का कर्व है और ये वाला सप्लाई का कर्व है। सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा कहानी, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन से ही देखते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो इन्फ्लेशन मतलब क्या हो गया कि आपका परचेजिंग पावर आपका बढ़ रहा है, तो मनी सप्लाई दोनों से फैक्टर डिपेंड करेगा, सप्लाई कर्व से भी होगा काम, सप्लाई से भी काम करेगा और डिमांड से भी काम करेगा। तो हम लोग सप्लाई साइड वाला देख रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा पैसा मेरे पास होगा हम क्या करेंगे, मेरे पास मान लो एक दुकान में 10 समोसा है, ठीक है, 10 समोसा एक दुकान में और उसका रेट है 10 रुपये, ठीक है, 10 ही समोसा बना पा रहा है वो, डेली का 10 समोसा बनाने का उसका कैपेबिलिटी है। अब मेरे पास 10 रुपये है, सबके पास 10 लोग उसको लेने जा रहे हैं, तो 10 रुपये का समोसा बना पा रहा है 10, मतलब 100 समोसा बना पाएगा पर डे में, 100 समोसा बन रहा है, पर का दाम 10 रुपये। मार्केट में 10 लोग हैं, 10 लोग के पास 10-10 रुपये सबके पास, ठीक है, सबके पास 10-10 रुपये है और हम जाके एक एक समोसा खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसा बढ़ गया और 2-3 लोग और आ गया, पॉपुलेशन बढ़ रहा है मेरा, मेरे पास और 2-3 रुपये और एक्स्ट्रा आ गया, समोसा खाना है सबको, तो मान लीजिए 12 लोग आ गए अब और पैसा बहुत ज़्यादा है मेरे पास, 10 रुपये पर डे मिलता था, अब हम मेरे पास 15 रुपये है, तो अब क्या करेंगे हम, 10 सप्लाई तो सिर्फ कॉन्स्टेंट है, 10 ही समोसा बना पाएगा। तो अब अगर जाके हम बोलेंगे कि हमको समोसा चाहिए और 10 ही 100 समोसा बना पा रहा है, लेकिन पैसा मेरे पास ज़्यादा है, ज़्यादा ज़्यादा डिमांड बढ़ गया, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, समोसा का प्राइस बोलेगा कि अब हम 12 रुपये में देंगे या 13 रुपये में देंगे। ये फैक्टर क्यों हुआ, क्योंकि एक तो सप्लाई कांस्टेंट है, 10 ही समोसा बना पा रहा है वो, मतलब 100 समोसा ही बना पा रहा है और मेरे पास पैसा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, अब पैसा, हाँ डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ने से क्या हो गया कि आपका डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ गया, प्राइस उसी को बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो या तो मेरे पास क्या हो सकता है, मनी पैसा मेरे पास बहुत ज्यादा है या सप्लाई मेरे पास कम है, दो ही कंडीशन हो सकता है। तो मनी पे बात करते हैं, मनी अगर ज्यादा है तो और काम किसका, आरबीआई का काम है, हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में देखेंगे कि कैसे करता है। तो आरबीआई क्या देखेगा कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो या तो बोलेगा कि सप्लाई सप्लाई कम करने से, सप्लाई अगर कम है, सप्लाई तो आरबीआई के हाथ पे है नहीं, सप्लाई कैसे करेगा, कोई इंडस्ट्री है, आरबीआई उसको बोलेगा नहीं कि बढ़ाइए आप सप्लाई, मेरे हाथ में नहीं, आरबीआई के हाथ में सप्लाई नहीं, लेकिन मनी जो मार्केट में कितना पैसा घूम रहा है वो उसके हाथ में, वो क्या करेगा, मनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगा। अगर मनी सप्लाई को कम करेगा, कैसे करेगा वो भी हम देखेंगे। मनी सप्लाई कम कर दिया तो पहले आपका जो पहला वाला जो ये वाला था आपका मनी कितना मार्केट में, कितना मनी है, लेकिन जो दूसरा ग्राफ देख रहे हैं मनी सप्लाई जैसे कम करेगा, नया ग्राफ ये बन जाएगा, जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो था, इंटरेस्ट R1, इंटरेस्ट रेट 1 था और ये इंटरेस्ट रेट 2 है। पहले वाला जो इंटरेस्ट रेट पहले यहाँ पे था, अब दूसरा वाला यहाँ पे दिख रहा है वो इंटरेस्ट रेट 2 यहाँ पे आ गया, तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गया। ठीक है, मनी सप्लाई अगर जब मनी सप्लाई कम किया तो क्या फर्क पड़ा, एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और आपका क्या हुआ कि जो जीडीपी यहाँ पे था, मनी पैसा ज्यादा था, यहाँ पे आप कम हो गया, डिक्रीज कर। तो मनी सप्लाई खतरनाक क्यों है, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दे रहा है वो, और दूसरा पैसा भी कम दे रहा है, जीडीपी हम लोग का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग, एक ये क्वेश्चन बहुत आता है कि यील्ड प्रीमियम
इन्फ्लेशन, इसका रिलेशन क्या है? बॉन्ड, बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड, बॉन्ड प्रीमियम या एसेट, एसेट प्राइस। इसका क्वेश्चन बहुत आप देखेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, तो एक बार ये ग्राफ से हम लोग देखते हैं, आज क्लियर करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड एसेट प्रीमियम का क्या रिलेशन है, ये देखते हैं। लेट्स से अभी मार्केट में क्या है, अभी सेविंग, अभी यहाँ पर मानते हैं सेविंग रेट क्या है, मान लीजिए 4%, ठीक है। एक बैंक में अगर पैसा रखोगे आप तो 4% आपको सेविंग रेट मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास 1 लाख रुपए मैं कमाता हूं, 1 लाख रुपए में 30,000 का मेरा खर्चा है, 30,000 का मंथली एक्सपेंसेस है, 70,000 रुपए बच रहा है। तो पैसा जो बच रहा है या तो मैं उसको सेविंग रेट में डाल सकता हूँ पैसा में, और मार्केट में भी कितना चल रहा है, 6% के आसपास इन्फ्लेशन है, तो मेरा इन्फ्लेशन कवर भी नहीं कर पा रहा वो सेविंग रेट। 4% तो 4% ही दे रहा है, 100 रुपए का जो चीज था वो 104 रुपए मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगा, लेकिन इन्फ्लेशन जो है, मैं 100 रुपए में जो सामान खरीद सकता था वो अब 106 रुपए मिल रहा है, तो मेरा वैल्यू तो कम हो गया, मेरे पास तो और पैसा कम हो रहा है धीरे धीरे। तो ऑप्शन, ऑप्शन ढूंढता है, लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ढूंढते हैं कि कहाँ पे पैसा सेफ रहे और कहाँ पे पैसा मेरा बैलेंस तो कम से कम रहे, एटलीस्ट बैलेंस तो होना चाहिए, पैसा डिग्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, सबसे सिक्योर में बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड होता क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड कुछ नहीं होता है, पीस ऑफ पेपर होता है। पीस ऑफ पेपर में लिखा हुआ रहता है कि एट 10%, 100 रुपए का बॉन्ड है, आपको नेक्स्ट ईयर 110 रुपए मिल जाएगा, ठीक है। इतना यही एक पीस ऑफ, लेकिन यहाँ पे बैकिंग किसका है, गवर्नमेंट का बैकिंग, तो ये क्या है, सिक्योर हो गया। सेविंग भी क्या होता है, सेविंग में जो अगर पैसा डालोगे क्या होता है, वो सिक्योर होता है, पहला बात अनलिमिटेड होता है, आप कितना बार भी आप पैसा सेविंग में डालो, कितना ही पैसा डालो तो मिलेगा आपको इंटरेस्ट, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड है। गवर्नमेंट बॉन्ड हमेशा हमेशा आप कभी भी नहीं खरीद सकते, जब भी वो जारी करेगा गवर्नमेंट तभी आप खरीद सकते हो। तो इससे क्या समझते हैं हम लोग, पहले देखते हैं इंटरेस्ट रेट पे क्या फर्क पड़ता है। कहानी हम ये बताया था कि 4% सेविंग, 4% सेविंग रेट, ठीक है। सेविंग रेट और गवर्नमेंट बॉन्ड भी, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रही है सरकार, तो होगा क्या, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड 4% तो आपका है ही पहले से, आपका 100 रुपए 104 बन रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, एक तो लिमिटेड है, तो बहुत ज्यादा बायर आ जाएंगे, मान लीजिए 100 का 10% पे इशू कर रही है गवर्नमेंट बॉन्ड, 10% में इशू कर रही है, तो इसका 10 का 110 बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बिडिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपको भी लग रहा है कि 104 रुपए मिल रहा है, यहाँ पे 110 मिल रहा है, तो कौन सा अच्छा रहेगा, कंपटीशन ज्यादा पड़ेगा, तो डिमांड बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा यहाँ पे बिडिंग होने लगे, तो क्या होगा कि हम बोलेंगे 101 में खरीद लेंगे, अगर 100 का हम बोलेंगे, हमको आगे जाने के लिए क्या होना पड़ेगा, 100 का बॉन्ड हम 101 में लेंगे, क्योंकि रिटर्न मुझे 9 रुपया फिर मिलेगा एक्स्ट्रा, यहाँ पे मुझे 4 रुपये मिल रहा था। ऐसे करते करते क्या होगा, बिडिंग होते रहेगा, कंपटीशन होने के चक्कर में क्या होगा, ये पैसा इसके इक्विवेलेंट लास्ट आ जाएगा, मतलब 113.99 तक आपका बैकिंग चल जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड का प्राइस, और हमको मिलेगा क्या अल्टीमेटली 110 रुपए, ठीक है। तब अब देखते हैं इंटरेस्ट रेट से, इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 4% था, 5% था और 6% था। बॉन्ड का प्राइस क्या हुआ, बॉन्ड प्राइस देखेंगे इसमें रिलेशन, बॉन्ड प्राइस में, बॉन्ड यील्ड में, और एसेट या प्रीमियम कितना पे कर रहे हो आप, प्रीमियम देखिए, जब 104 रुपए का आपको मार्केट में इंटरेस्ट रेट होगा तो बॉन्ड का प्राइस क्या हो जाएगा, बॉन्ड का प्राइस पहले गवर्नमेंट 100 रुपया दे रही थी और आपको मार्केट में अगर आप बैंक में डालोगे 100 रुपए तो 104 मिल रहा है, तो कहां तक वो इक्विवेलेंट कर सकता है, 104 तक चल जाएगा बैंक, नहीं खरीद लेगा सब लोग, ये हम भी एक 4 रुपए अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट है, तो अगर आप यहाँ 110 डालने के लिए कितना डालना पड़ेगा, आप 106 रुपए,
106 अप्रोक्सीमेट, थोड़ा कम आएगा ऐसे, लेकिन मान लेते हैं अभी 106 रुपये डालेंगे तो 110 मिल रहा है, ठीक है, बैंक में। और यहाँ पे हमको 100 रुपये में ही 110 मिल रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड का प्राइस कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक तो जा ही सकता है, 110 तक तो बोली लगा ही लेगा, ठीक है। 110 रुपये यहाँ पे हो गया। अगर 4% था तो बॉन्ड का प्राइस क्या हो गया? 106 रुपये। अगर 5 होगा तो 105 में हमको मिलेगा 110। सब देखिए, बॉन्ड का प्राइस सब इक्विवेलेंट है रेट से। सेविंग रेट आप मार्केट में कितना बैंक में सेविंग रेट मिल रहा है उससे सब हिसाब से चलेगा। तो अगर 5% अगर सेविंग रेट है मार्केट पे तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा? 105 जा सकता है। और अगर 6% चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड का प्राइस 104 हो जाएगा। बॉन्ड यील्ड कितना हो? अब इसमें पैसा कितना मिलेगा मेरे पास? जब हम 106 रुपये लगाए हैं बॉन्ड का प्राइस और हमको मिलेगा कितना? 110, तो यहाँ पे बॉन्ड का प्राइस यील्ड कितना हुआ? 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो यहां से ये पता चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है, देखिए इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा रहे हैं तो मेरा बॉन्ड का यील्ड, मेरा पैसा कमाई कितना हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है? बढ़ रहा है वो भी। जैसे जैसे 4, 5, 6 तो वैसे भी ये वाला बढ़ रहा है। और अब प्रीमियम हमको पे कितना करना पड़ा था? यहाँ पे 106 का बॉन्ड प्राइस था तो हमको 6 रुपये भरना पड़ा। 100 का था तो 6 रुपये भरना पड़ा, ये 5 रुपये भरना पड़ा, यहाँ 4 रुपये भरना पड़ा, ठीक है। तो इससे एक हम लोग ये रेशियो निकालते हैं, तो इससे ये पता चल रहा है हमको इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे? बॉन्ड यील्ड से, ठीक है। हम लोग देखे पिछले वाले में बॉन्ड जो यील्ड था, बॉन्ड का यील्ड था, इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड का यील्ड भी बढ़ रहा है, तो बॉन्ड यील्ड हो गया। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड प्राइस से। ये वाला बॉन्ड प्राइस प्रीमियम जो था इनवर्सली हो रहा है, जैसे जैसे आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो आपका घट रहा है, ठीक है, प्रीमियम घट रहा है। तो बॉन्ड प्राइस हो गया, समझ में आ गया ये वाला। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इसके आगे जो भी टॉपिक होगा इससे हम लोग समझेंगे। तो यहां तक आई होप क्लियर होगा आपको। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड यील्ड से, और बॉन्ड यील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड प्राइस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग मनी मल्टीप्लायर में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट था। तो मनी मल्टीप्लायर में M0, M1, M2, M3, M4, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉड मनी। ये होता है नैरो मनी, इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। तो M0 क्वेश्चन आता है कि M0 क्या होता है, M1 क्या होता है, M2, M3, M4 हमको पता होना चाहिए क्या है। क्या बेसिकली है कि अब मनी मल्टीप्लायर पे डिपेंड कर रहा है, कितना मनी आपका कितना गुना होगा। जैसे अभी इंडिया में क्या है, 1 रुपये डालोगे तो आपका मनी मल्टीप्लायर 2.7 के आसपास है। अगर RBI 1 रुपये डालती है तो 3 गुना हो जाता है, 3 गुना थोड़ा सा कम रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले, ये तो आ गया आपका RBI जो इशू कर रहा है करेंसी, हाई पावर्ड मनी। M1 क्या होता है कि करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है। और जो भी बैंक का RBI के पास जो भी डिपॉजिट्स उसको बोलते हैं हम लोग M1। तो M1 तो बहुत मतलब लिक्विड, हाईली लिक्विड होगा। मेरे पास करेंसी इन सर्कुलेशन मतलब मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास 100 रुपये 1000 रुपये, वो सर्कुलेशन में कितना पैसा, उसको M1 बोलते हैं। M2 ये नैरो मनी इसलिए है कि आप आगे का वो देख रहे हैं, हाईली लिक्विड है, ये लिक्विड बहुत कम होगा। कैसे देखते हैं हम लोग? अब M2 में M1 करेंसी इन सर्कुलेशन रहेगा ही, M1 प्लस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, यहाँ पे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास है, ठीक है। अब डिमांड डिपॉजिट
डिपॉजिट कितना तरह का होता है, ये अकाउंट कितना तरह का होता है, करंट डिपॉजिट, सेविंग, और उसमें भी हम डिपॉजिट देखेंगे तो दो तरह का होता है, फिक्स्ड, रिकरिंग एंड सेविंग। तो फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब क्या हो गया कि आप एक टाइम के लिए फिक्स करा दिए, एक साल के लिए फिक्स करा दिए, उसके पहले तो पैसा मिलने वाला है नहीं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग टाइम डिपॉजिट, मतलब एक टाइम के लिए फिक्स कर दिए, ठीक है। और डिमांड डिपॉजिट क्या हो गया कि सेविंग अकाउंट में जो भी आपका पैसा है हम जब डिमांड करेंगे तब पैसा मिलेगा, ठीक है। आप आपके अकाउंट में आप लाख रुपए हम कभी भी जाओगे आपको पैसा देना पड़ेगा उसको, लेकिन अगर फिक्स कराओगे तो आप तो मिलेगा नहीं। तो बस यही है, टाइम डिपॉजिट क्या हो गया और डिमांड डिपॉजिट क्या हो गया, क्लियर हो गया यहाँ से। तो M2 क्या होता है, जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड हाईली लिक्विड है, डिमांड डिपॉजिट कभी भी पैसा हम निकाल सकते हैं। एक तो करेंसी इन सर्कुलेशन, आरबीआई के पास कितना पैसा, आरबीआई कितना पैसा जमा किया वो भी हाईली लिक्विड है, और कितना बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट के तौर पे पैसा रखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं M2। M3 में आते हैं, M3 में आएंगे M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के पास जो डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, मतलब इसको सब इसको भी लेंगे, M3 इक्वल टू क्या हो जाएगा M2, ये वाला तो रहेगा ही पूरा, प्लस पोस्ट ऑफिस का सिस्टम था, अब तो बदल गया है, अभी तो हो गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, अब तो बैंक बन गया, पहले का अभी नया टर्म है इसके लिए, आगे करंट अफेयर में हम देखेंगे इसको। तो अभी उस समय क्या था, डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस पे जो है उसको हम लोग बोल देते हैं M3, और लास्ट में M4 में तो सबसे ब्रॉड मनी, सबसे ब्रॉड मनी में तो क्या करेंसी इन सर्कुलेशन, देख लिखते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस आपका डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट भी दोनों का, बैंक का भी और पोस्ट ऑफिस का भी, टाइम डिपॉजिट भी दोनों का, बैंक का और पोस्ट ऑफिस का। तो ये होता है M4, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट किसका, बैंक का भी और पोस्ट ऑफिस का भी, और टाइम डिपॉजिट बोथ का, बैंक का भी और पोस्ट ऑफिस का भी। तो ये हो गया मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट में यही आता था। अब चलते हैं हम लोग क्या क्या देख लिए, क्या है देख लिए, टाइप्स ऑफ मनी भी देख लिए, इफेक्ट मनी मल्टीप्लायर देख लिए। अब कंट्रोल ऑफ मनी देखते हैं, कैसे कंट्रोल करता है मनी, फिर मॉनेटरी पॉलिसी में देखना है। सो कंट्रोल ऑफ मनी, या इसको और टूल्स देखते हैं, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, तो कोई भी सिस्टम, कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम में दो तरह का टूल्स होता है, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। कोई भी सिस्टम में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे और फिजिकल पॉलिसी देखेंगे। किस लिए देख रहे हैं हम लोग कि इसका मेन रीजन है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। हम लोगों ने इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में करा है, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, ग्रोथ कम है, ग्रोथ बढ़ाना है, तो सारे चीज के लिए कौन कौन लेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा। या तो आप, मेरे पास दो टूल्स है गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी कंट्री के पास, या तो मॉनेटरी पॉलिसी करेगा या फिर फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी ये होता है गवर्नमेंट का। तो एक सिनेरियो देखते हैं कि मार्केट पे बहुत ज्यादा पैसा है, आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा होने के चलते क्या होगा, डिमांड बढ़ाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो सरकार के पास क्या क्या कर सकता है, सरकार डिमांड पैसा कम करने के लिए, मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मेरा पैसा कम करने के लिए सरकार क्या कर सकता है, बैंक इन्वॉल्व नहीं करना इसमें, बैंक का तो अलग पॉलिसी देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी अलग है। सरकार डायरेक्टली क्या कर सकता है, मेरे पास टैक्स, इनकम टैक्स बढ़ा देगा तो मेरे पास तो पैसा कम हो जाएगा। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टैक्स का सिस्टम चलेगा, टैक्स बढ़ाएगा, मेरे पास 100 का, हम 100 रुपये कमाते थे, कभी 10 रुपये हम टैक्स देते थे, 100 मेरे पास इनकम था और 10 रुपये हम सरकार को टैक्स दे दिए। अगर वो सरकार क्या की, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, टैक्स अगर बढ़ा देगी वो, तो 15% टैक्स बढ़ा, तो मैं 90 रुपये पहले खर्च कर सकता था, 100 का 10% सरकार ले ली, 90 बचा। अब 15% अगर हो गया तो 100 का मेरे पास अब खर्च करने के लिए कितना पैसा है, पहले 10% था तो 10% ले ली, तो 100 का 10% 10 रुपए, तो मेरे पास बचा 90 रुपए, 10 सरकार को देती है। अगर टैक्स बढ़ा देती है 15%, 85, तो अब मेरे पास खर्चा करने के लिए कितना है, 85 रुपए। तो पहले 90 था, अब मेरे पास 85 हो गया, तो पैसा क्या हुआ,
कम हुआ, घट गया पैसा, अब हम जाके डिमांड कर पाएंगे? उतना नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी देखेंगे हम लोग, फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या क्या वेज करके बहुत सारा चीज है इसमें। हम लोग देखेंगे जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में भी बहुत सारा रेमिटेंस देते हैं पैसा, प्रोडक्टिव प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, बहुत सारा चीज है, कैसे कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ठीक है, ये मेरा आज का काम नहीं है, आज का काम है हम लोग को मॉनेटरी पॉलिसी देखना। तो काम क्या था? इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मतलब मार्केट पे कितना पैसा है वो हम लोग को चेक करना है कि 2 से 4% के रहे। जो पहला टॉपिक देखे थे हम लोग, लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन, कम भी होना चाहिए और स्टेबल भी होना चाहिए। इन्फ्लेशन कम भी होना चाहिए और स्टेबल भी होना चाहिए। इसका क्यों, इसका रीजन क्यों है वो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो अब इसको करेगा कौन? का बात तो यही आता है, हम तो अगर पॉलिसी सेट कर कि 2 से 4% होना चाहिए, 2 से 6%, सॉरी 2 से 6% इन्फ्लेशन होना चाहिए मार्केट में। ठीक है, तो अब इसको देखेगा कौन? तो यही आता है इसका काम, रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा मनी में डिमांड ऑफ मनी घटा सकती है, डिमांड ऑफ मनी बढ़ा सकती है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं। सो टूल्स क्या क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए? दो तरह का टूल्स होता है, एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिफाई, इसका जो हम लोग इफेक्ट क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसको या तो मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि इसका हम जो इफेक्ट को मेजर कर लेंगे उसको तो क्वांटिटेटिव, क्वांटिफाई कर सकते हैं। और जो क्वालिटेटिव है इसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे, उसका क्वांटिफाई उसको नहीं कर पाएंगे, नॉट मेजरेबल। ठीक है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में भी हम लोग देखते हैं दो तरह चीज। अब देखिए हम लोग पहले पढ़े थे मनी सप्लाई, जब मार्केट में कभी भी मनी सप्लाई है किस पे डिपेंड कर रहा है? मनी स्मॉल एम इंटू एम नॉट, ये था मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर कैसे काम करेगा? मनी पर काम कैसे करेगा? पहले तो मनी या तो आप सिस्टम में दे दिए, दो चीज से हो सकता है, बैंकिंग हैबिट्स। बैंकिंग हैबिट्स क्या हो गया यहाँ पे कि आपके पास 1000 रुपए है, ठीक है, आपका हैबिट ही नहीं है आप जाकर के वहां पे बैंक में डालें, आप पैसा खुद पे रख के रहो, साल भर से पैसा रखे हुए, तो ये कोई आपका इकोनॉमी में काम आएगा? कोई काम नहीं है। तो अगर आपका बैंकिंग हैबिट ठीक नहीं है तो मनी मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा। तो मेरा हाथ में, आरबीआई के हाथ में है ये वाला बैंकिंग हैबिट ठीक करना। उतना तो कुछ कर नहीं पाएगा वो इफेक्ट, ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा तो थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेगा, लेकिन उतना ज्यादा कर नहीं पाएगा। दूसरा, मेरे हाथ में जो है पैसा, मनी मल्टीप्लाई कब करेगा? जब पैसा ज्यादा हो, जब पैसा अगर बहुत ज्यादा फ्लो ज्यादा रहना चाहिए, तो हम फ्लो को पैसा या तो हम एम से, मनी मल्टीप्लायर से, स्मॉल एम से देख चेक कर सकते हैं, या फिर हम लोग पैसा छाप सकते हैं। क्या करेगा? और करेंसी हाई पावर्ड मनी में तो बहुत ज्यादा पैसा डालेगा तो बढ़ जाएगा सप्लाई। तो इसलिए हम लोग यहां देखते हैं क्वांटिटेटिव में दो तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं आपका मनी मॉनेटरी पॉलिसी, एक हो गया स्मॉल एम और एक हो गया एम नॉट। अब यहां पे देखते हैं सीडीआर और आरडीआर क्या है। तो पहला चीज है करेंसी डिपॉजिट रेशियो। करेंसी डिपॉजिट रेशियो मतलब क्या हुआ कि आप बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, तो जितना ज्यादा आप बैंक में डिपॉजिट करोगे उतना ज्यादा वो लोन देगा, उतना ज्यादा मार्केट फ्लो होगा, सर्कुलेट होगा, तो इससे वो मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट दिखेगा। तो अब यही डिपॉजिट ही अगर मेरे पास कम है तो वो मल्टीप्लायर आगे बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ये तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो, पहला चीज देखना है करेंसी डिपॉजिट रेशियो, जो आपका करेंसी डिपॉजिट्स इन बैंक और करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, ये चीज है। तो एक तो पहले पता चला कि हमको, मेरे पास डिपॉजिट ज्यादा होना चाहिए, मतलब वही क्या, डिपॉजिट मेरे पास ज्यादा कब होगा? जब बैंकिंग हैबिट बदलेगा। ठीक है, बैंकिंग हैबिट मेरे पास रहा कि हम बैंक में जाके जमा करेंगे तो आगे जाके वो लोन दे पाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा था रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ये क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर 100 रुपए किसी आदमी ने बैंक को दिया, डिपॉजिट कराया,
वो सारा का सारा पैसा अगर बी को दे देगा, ए था ये, अब बी कोई पैसा लेने आया बैंक से 100 रुपए, तो अगर 100 रुपए ये बैंक को दे देगा, 100 रुपए अगर दे देगा, ठीक है, तो मान लीजिए कल क्या होगा, वही आदमी ए आकर के बोलेगा कि मुझे पैसा चाहिए, तो दे पाएगा पैसा? 100 रुपए तो वो आगे जाके लोन में दे चुका है, तो पैसा तो बैंक के पास रहा ही नहीं, तो बैंक फेल हो जाएगा, बैंक रन बोलते हैं इसको। तो यहां से ये चीज पता चलता है कि कुछ पैसा बैंक के पास होना चाहिए रिजर्व में, कि आगे जाके कोई ऐसा कैलेमिटीज आएगा तो वो जाके रिकवर कर सकता है। तो यहां पे दो चीज पढ़ना पड़ता है, सीआरआर, एसएलआर। सीआरआर क्या होता है कि कैश रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये पता चल गया कि क्यों है एसएलआर और सीआरआर, क्यों है इतना पता चल गया, क्यों है, क्योंकि आपको एक रिजर्व, मिनिमम रिजर्व बचा बैंक के पास होना चाहिए। काम कैसे करते हैं इसको, ज्यादा कुछ इसमें डिटेल नहीं है, इसका परसेंटेज देखते हैं, 4% होना चाहिए, और इसमें कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है, कोई भी आरबीआई, ये क्या होता है, एक तरह का कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई के पास आपको अपना जो डिपॉजिट है, अपना जो नेट आपके पास कैपिटल है, उसका 4% आपको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, कोई इंटरेस्ट उससे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी तो 4% घटा दी। स्टैट्यूटरी मतलब बाय लॉ, तो ये लॉ कब होगा था, 1949 में, 19 बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1949 में। स्टैट्यूट मतलब क्या होता है, स्टैट्यूट मतलब बाय लॉ, कोई भी कानून के द्वारा, विधेयक से आया, विधि के द्वारा आएगा तो उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं। हम लोग पढ़ते भी हैं स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो स्टैट्यूट तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो स्टैट्यूट में तो समझ में आ गया कि कोई लॉ, तो कौन सा लॉ है, 1949 बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट लॉ 1949। और ये वाला सीआरआर कहां पे लिखा हुआ है, 1934 आरबीआई एक्ट। तो आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है कि इतना पैसा रखना सभी कमर्शियल बैंकों को। एसएलआर का क्या है, ये आपको आरबीआई के पास नहीं रखना, ये रखना है खुद के पास। खुद के पास किस बेसिस पे रखेंगे हम, गोल्ड पे रख सकते हैं, डेटेड सिक्योरिटीज में रख सकते हैं, गोल्ड पे रख सकते हैं, डेटेड सिक्योरिटीज पे रख सकते हैं, या कोई बॉन्ड पे रख सकते हैं। लिक्विड होना चाहिए, गोल्ड तुरंत बहुत ज्यादा लिक्विड, हाईली लिक्विड, आप कहीं भी जाओगे तो आपको कैश मिल जाएगा। सिक्योरिटीज बॉन्ड्स भी लिक्विड होता है। तो इसका 18% लिखा हुआ है। इसका मैक्सिमम टर्म कितना है, आप कितना मैक्सिमम लगा सकते हो, 40%। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, 100 रुपए अगर बैंक के पास आ रहा है, कोई पर्सन ए ने दिया है डिपॉजिट के तौर पे, तो ये कितना लेंड कर पाएगा, अब बताइए आप। इसको दो चीज तो रखना ही पड़ेगा अपने पास, सीआरआर, एसएलआर। सीआरआर कितना था, 4%, एसएलआर अभी शायद 18%। तो इसका मतलब 22 रुपए, 22% मेरा तो रिजर्व हो गया। 100 रुपए अगर मेरे पास आया, 22 रुपए तो मुझे रिजर्व, 100 रुपए का बात कर रहा हूं, तो 22%, 22 रुपए बचा कितना, 78 रुपये ही मेरे पास बचा है, जो मुझे आगे जाके मैं लोन पे दे सकता हूं। तो अगर डिपॉजिट में मुझे, अगर अभी 2.7 के आसपास चल रहा है डिपॉजिट, 3% मान लेते हैं, 100 रुपए का अगले साल मुझे कितना मिलेगा, पूरा का 100। मैं तो 100 रुपए भर रहा हूं ना, मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा सीआरआर एलआर क्या है, मैं तो कस्टमर हूं, मैं तो क्लाइंट हूं। मैंने 100 रुपए बैंक को दिया, तो मुझे 100 रुपए पे 3 रुपए देगा, तो मुझे 103 रुपए मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वो लोन पे दे रहा है, लोन तो पैसा तो ये हो गया आपका रिजर्व में चल गया, तो आप रखे हुए हो पैसा। 78 रुपया का जो आप लोन पे दोगे, उसका जो इंटरेस्ट रेट लेंगे हम, वो इंटरेस्ट रेट आपको 78 रुपए में ही इंटरेस्ट रेट लेना है, और आपको देना किसमें है, 100 रुपए का उसको देना है। तो इसलिए कहानी ये होता है कि आपका सेविंग रेट, इंटरेस्ट रेट कम होता है, और लैंडिंग जो लोन लिया जाता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। कहानी पता चला क्यों सेविंग रेट कम होता है, क्यों लैंडिंग रेट ज्यादा होता है, ठीक है। अब एक तो हमने देखा सीआरआर, एसएलआर। अब आता है लिक्विड एडजस्टेड लिक्विडिटी
एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF क्या होता है। तो सेम अब देखिए क्या हो रहा है, एक सिनेरियो देखते हैं। एक बैंक है, बैंक के पास डिपॉजिटर बहुत ज्यादा है, लेकिन लोन पे डिपॉजिटर कम है। मेरे पास बैंक को पैसा कम आ रहा है, लेकिन लोन के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है, मेरे पास लोन मांग रहे हैं। तो बैंक क्या करेगा, हटाए भगाएगा तो नहीं सबको कि आप अभी नहीं है पैसा, अभी मत जाओ। तो इसको मैनेज करने के लिए आरबीआई के पास कुछ सिस्टम्स है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास कैश का कमी है, कैश कम है मेरे पास, तो कैश को कुछ शॉर्ट टर्म के लिए तो पैसा चाहिए। हो सकता है आगे जाके कल मेरे पास डिपॉजिट आ जाए तो मैं मैकअप कर लूंगा। तो बैंक का शॉर्टेज ऑफ कैश के लिए बैंक कहाँ कहाँ जा सकता है, दूसरे बैंक के पास जा सकता है। आरबीआई बैंकर ऑफ द बैंक, लास्ट में लास्ट क्या है, बैंकर लास्ट रिजॉर्ट कौन है, आरबीआई है। या फिर वो डायरेक्ट बॉन्ड के हिसाब से मार्केट से उठा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि वो इंटर बैंक से भी पैसा लेकर के कर रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि बैंक वाला भी नहीं दे पाएगा, तो मेरे पास लास्ट रिजॉर्ट क्या है, आरबीआई। आरबीआई क्या करेगा, तो आरबीआई ऑप्शन देता है मेरे पास रेपो रेट। आरबीआई के पास क्या क्या है, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ। देखते क्या होता है। तो अब क्या हुआ, यहां तक आने समझ में आ गया। मेरे पास कैश का शॉर्टेज, मुझे कैश चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। बैंक के पास हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ दिन के लिए, 14 दिन के लिए पैसा चाहिए। तो क्या होगा, बैंक आरबीआई के पास जाएगा, किस लिए, पैसा चाहिए। तो इसको आरबीआई से लोन चाहिए। ठीक है, पैसा चाहिए किसको, बैंक को। ठीक है, बैंक को पैसा चाहिए। अब बैंक को पैसा चाहिए तो आरबीआई तो डायरेक्टली तो दे नहीं देगा, कुछ पैसा चाहिए, कोलेटरल चाहिए, तो कोलेटरल देना पड़ेगा। कोलेटरल में क्या हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है। हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है। तो सिक्योरिटीज एक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है कि गवर्नमेंट का बॉन्ड है। बैंक के पास भी अगर गवर्नमेंट के पास पैसा कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा कि इतना मेरे पास, इतना सम ऑफ 1 लाख करोड़ का इतना पैसा हमको चाहिए, आप ये सिक्योरिटीज रख लो। ठीक है, एक तो आपको एसएलआर में भी काम आएगा, हम वहां भी देखे थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और ये वाला सिक्योरिटीज काम आ जाएगा आपको लोन उठाने में आरबीआई के। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी ऑप्शन होता है तो इसमें बैंक सब लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। क्यों लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को जब शॉर्टेज होगा कौन देगा, बैंक देगा। ठीक है, लोन की तरफ में, और आरबीआई भी कुछ पैसा उसको देती है इनकम के तौर पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज है वो, तो आरबीआई क्या बोलता है कि पैसा हमको चाहिए, मतलब बैंक को पैसा चाहिए, तो आरबीआई के पास गया, लोन चाहिए कुछ पैसा, और वो क्या बोलेगा, कुछ कोलेटरल रखो मेरे पास। और आरबीआई क्या बोलेगा कि अब आगे जाके इतना ट्रांजेक्शन के बाद क्या होगा, अगर हो सकता है बैंक बोले हमको फिर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले जाइए, हमको नहीं चाहिए, तो किसका लॉस हो जाएगा, आरबीआई का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए बोलता है कि आपके पास यहां पे एक तरह का प्रॉमिस होता है कि आपको जो आपने मुझे जो आरबीआई को, आपने मुझे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया है, आपको वो सिक्योरिटीज खरीदना होगा मेरे से। ठीक है, और पैसा बढ़ा के इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो मैंने जाके फिर आरबीआई को क्या बोला, आप मेरा सिक्योरिटीज मुझे दो और मेरा पैसा आप ले लो। समझ में आया क्या हुआ, नहीं समझ आया। देखो क्या हुआ कि बैंक है और आरबीआई है। ठीक है, तो बैंक के पास अभी यहां तक था कि कैश का फ्लो शॉर्टेज था। तो बैंक क्या बोला, आरबीआई के पास जाके बोला कि कुछ पैसा चाहिए। ठीक है, मान लो 100 रुपया चाहिए इंस्टेंट। तो बैंक आरबीआई तो बिना बिना ऐसे तो देगा नहीं, कुछ तो चाहिए उसके लिए, तो कुछ पेपर, कुछ सिक्योरिटीज होगा या कोई बॉन्ड होगा, कुछ बोला कि ये चीज रखिए आप। ठीक है, अब क्या होगा कि अब बैंक, अब हो सकता है कि आरबीआई के पास ना जाए वो, आप रख लीजिए बोला को, तो ये गवर्नमेंट क्या करेगा, इसका गवर्नमेंट को तो वापस देना ही है। तो यहाँ पे आरबीआई बोलेगा कि आपको तो हम पैसा दे रहे हैं जो सिक्योरिटीज लेकर, लेकिन आपका ये दायित्व है कि आपको ये वाला आपको खुद मेरे से लेना होगा, मतलब खुद से रीपर्चेज ऑप्शन, आपको सिक्योरिटीज लेना होगा, तब पैसा फिर मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा बार क्या होगा, बैंक जाएगा, दूसरा कंडीशन में क्या होगा, आरबीआई जाके बैंक के पास जाएगा और बैंक को इंटरेस्ट के साथ अपना सिक्योरिटीज
अपना पैसा जो देगा, जो पैसा 100 दिया था 100 वापस करेगा इंटरेस्ट के साथ, और आरबीआई से क्या ले लेगा, सिक्योरिटीज, जो भी सिक्योरिटी हम उसके पास जमा किए थे वो हम ले लेंगे। तो ये वाला रीपर्चेज ऑप्शन से ही समझते हैं हम लोग। रिवर्स रेपो क्या होता है, रेपो मतलब ही होता है क्या, रीपर्चेज ऑप्शन, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा रीपर्चेज ऑप्शन। तो रेपो रेट, रेपो रेट मतलब क्या हो गया कि आरबीआई लोन दे रहा है बैंक को, ठीक है। रिवर्स रेपो जस्ट उल्टा होता है। रिवर्स रेपो क्या हो जाएगा कि बैंक के पास अब क्या हो गया सिनेरियो कि बहुत ज्यादा कैश मेरे पास बढ़ गया, ठीक है। पहले शॉर्टेज था इसलिए रेपो रेट लगाए थे, अब कैश बहुत ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, कैश बहुत ज्यादा हो गया तो हम लोग जाके आरबीआई के पास रखेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। एमएसएफ क्या होता है, एमएसएफ जब कहानी ये है कि एमएसएफ में मेरे पास जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज था वो मैंने यूटिलाइज कर लिया सारा। गवर्नमेंट कोई बैंक ऐसा है, एक कोई बैंक है और सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो यूटिलाइज कर चुका है। तो अब क्या होगा, उसको फिर पैसा चाहिए तुरंत इंस्टेंट। अब मेरे पास बिना सिक्योरिटी का तो कोई पैसा नहीं होगा। पहले क्या चलता था, बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता था, अब 2008 के बाद खत्म हो गया। ये इसमें क्या होता था, नो कोलेटरल नहीं लगता था इसमें, आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आप रख सकते हो वहां पे। यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेरे पास नहीं है, ठीक है। अब हम जाके आरबीआई को बोलेंगे कि मुझे कुछ पैसा चाहिए लोन के हिसाब से, मुझे कुछ लोन चाहिए, तो आरबीआई क्या बोलेगा, बिना सिक्योरिटी का कैसा पैसा देगा, नहीं दे पाएगा। अब सिक्योरिटीज मेरे पास है क्या, बैंक के पास कहां पे सिक्योरिटीज अभी भी है, एसएलआर में। एसएलआर में 18% जो था उसमें भी सिक्योरिटीज था। तो आरबीआई क्या बोला कि एसएलआर का आपको 18% रखना था सिक्योरिटी, आप करिए क्या, 1% आप हटा लीजिए, 1% आप हमको दे दीजिए, तो बचा 17% आपको रखना है। पहले 18% रखना ही था। अब क्या बोल रहा है आरबीआई कि आप 17% अभी रखिए, 1% जो 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 भी एसएलआर जो लिक्विडिटी होगा 1% आप मेरे को दीजिए, उसके बदले हम आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। तो यही होता है। और 1% एनडीटीएल होता है, 1% ऑफ एनडीटीएल, 1% यही वाला एनडीटीएल 1%। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता क्यों 1% लेना, तो 1% कहां से लिए हम लोग, यहां से 17 से ले रहे हैं। मतलब 18 पहले रखना था, अब हम 17 रखने बोल रहे, तो 1% को यहाँ से मेकअप करने के लिए मिल रहा है। अब मेरे लिए स्पेशल तो कुछ करेगा नहीं बैंक, इसके लिए मुझे हाई इंटरेस्ट रेट लगेगा, मतलब रेपो रेट से भी ज्यादा। अभी 2 दिन का पहले का न्यूज है, अभी 25 बेसिस पॉइंट कम किया है, तो फिर से 6 पे आ गया है रेपो रेट, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसका इफेक्ट क्या होता है, रेपो रेट घटाएंगे बढ़ाएंगे, एसएलआर सीआरआर सब चीज देखते हैं अभी। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया कि मेरे पास जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खत्म हो चुका था, मैंने आरबीआई को बोला कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी नहीं है लेकिन मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो बोला कि एसएलआर में 18% जो आपको रखना था, आप 18 रुपया रखना था, आप 17 रुपया ही रखिए, जो एक था आप हमको बॉन्ड के तौर पे मुझे दीजिए, मैं पैसा दूंगा, ठीक है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल, ठीक है। अब देखिए एनडीटीएल मतलब क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी मतलब क्या हुआ, अब कहीं भी नेट आ रहा तो ग्रॉस भी आता होगा, ठीक है। जब बिना ग्रॉस का नेट आएगा नहीं, तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, ये तो हम पढ़े फिक्स्ड अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का जो पैसा मेरे पास है अभी, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस पूरा। लेकिन जो भी इंटर बैंक, अगर दूसरे बैंक से भी हम पैसा रखे हुए उसको हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। नेट हो गया कि इसको हटा, इंटर बैंक वाला डिपॉजिट हटा के जो बचा मेरा एनडीटीएल, उसका 1% हम जाकर के लोन के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। और उसका इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा, किससे, इससे ज्यादा होगा, तो 25 बेसिस के अराउंड ज्यादा रहता है रेपो रेट से। तो एक बार समराइज करते हैं क्या क्या पढ़े अभी हम लोग। तो हम लोग देख रहे थे मनी मल्टीप्लायर का कहानी, मनी मल्टीप्लायर बढ़ाने के लिए सीआरआर। अब सीआरआर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, 100 रुपए था मेरे पास, ठीक है। सीआरआर में 4% रखना था, अब हम उसको बढ़ा दी, तो मेरे पास क्या होगा, लोन देने के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा होगा कि कम होगा। सीआरआर 4% था, मतलब 100 रुपए जब हुआ तो हमको 4 रुपए रखना पड़ा, 96 रुपीज हम लोन में डाल सकते थे। लेकिन अब हम जब बढ़ा दिए, अब बोले हैं इसको कि पहले 4% था अब 5% कर दिए, लोन देने के लिए कम हो जाएगा, तो लोन अमाउंट कम हो जाएगा, मतलब मार्केट
मनी सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर हो गया एक चीज, जब भी सीआरआर बढ़ाएंगे तो मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होने से क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, एक कहानी है। एसएलआर देखते हैं, एसएलआर को भी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो गया, वही इफेक्ट हो, इसका वाइस वर्सा भी होगा, कम होगा। अगर हम सीआरआर को कम करेंगे तो ज्यादा हम लोन पे दे सकते हैं, ज्यादा लोन पे देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। एसएलआर भी सेम चीज है, एसएलआर बढ़ाएंगे तो हम लोन अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा और कम दे पाएंगे। पहले 18 था, 20 कर दिए तो 80 रुपये पहले हम दे पाते थे, 78 मतलब 100 का 18% था तो हम लोग दे पाते थे 82 लोन पे। अब हम इसी को 20% अगर कर दे रहे हैं तो कितना दे पाएंगे, 80 रुपए। तो ये वाला फिर लोन अमाउंट क्या होगा, यहां पे कम हो गया तो मनी सप्लाई भी क्या होगा, घट जाएगा और इन्फ्लेशन घटेगा। अब आता है रेपो रेट। ये समझना है, रेपो रेट समझिए, इसी को बोलते हैं पॉलिसी रेट। सारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और सारा मॉनेटरी पॉलिसी इसी पे बेस्ड। तो क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है। रेपो रेट अगर हम बढ़ा रहे हैं, रेपो रेट अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बैंक था, बैंक है, आरबीआई है और अपन है, मतलब क्लाइंट, कंज्यूमर, तीनों पे इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए रेपो रेट क्या होता है कि हम लोन मांग रहे हैं आरबीआई से, आरबीआई से हम लोन मांगने गए तो पहले 6% था, अब हम सिनेरियो क्या देख रहे हैं कि बढ़ा दिया। अगर मान लीजिए 7% कर दिया, पहले 6% था अब हो गया 7%, तो 7% हो गया मतलब लोन हमको लेने में ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। इंटरेस्ट पहले 6 देना पड़ रहा था, अब हमको 7% देना पड़ रहा है। मान लीजिए पहले हम 100 रुपए का लोन लिए थे तो देंगे कितना, 106। अब हम 7% होने पे क्या होगा, 100 अगर हम ले रहे हैं तो 107 देना पड़ रहा है, हमको ज्यादा देना पड़ रहा है यहाँ पैसा। यही चीज क्या होगा कि अगर कंज्यूमर हमसे लोन लेने आएगा, हमको तो पहले से ही लोन महंगा पड़ रहा है तो हम आगे जाके सस्ता करेंगे, नहीं करेंगे, आगे जाके भी महंगा कर देंगे। तो कंज्यूमर को भी लोन क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो होगा लोन का, लैंडिंग रेट वो बढ़ जाएगा। पहले अगर 7% था अब क्या हो जाएगा 8%। करना ही होगा ना, उसको कैसे मेकअप करेगा, 1% का जो यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रहा है वो, तो एक्स्ट्रा किससे लेंगे हम, मेरे पास तो खुद पैसा नहीं है बैंक के पास, हम क्लाइंट से लेंगे, पब्लिक से लेंगे पैसा। तो पब्लिक के पास यहाँ तक यहाँ ये समझ में आ रहा है कि हम रेपो रेट बढ़ाने से लैंडिंग पैसा मार्केट पे हमको लोन महंगा मिलेगा। ठीक है, लोन महंगा मिलेगा तो पर्सन मान लीजिए ये था, उसको कुछ घर बनाना था, हाउस के लिए घर बनाना था, तो वो जाके बैंक में देखा कि बहुत ज्यादा महंगा है, हो सकता है आगे कम हो पड़े रेट, तो अभी क्या करेगा, लोन नहीं लेगा। ठीक है, लोन नहीं लेगा तो क्या होगा, पैसा मेरे पास आएगा नहीं, तो मनी सप्लाई क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। मनी सप्लाई डिक्रीज होने से क्या हुआ, इन्फ्लेशन डिक्रीज हो गया। क्लियर हुआ ये वाला। इसका एक, हाँ एक और सिनेरियो देखते हैं। इसका और एक सिनेरियो देखते हैं, अपोजिट। अब क्या हुआ, रेपो रेट को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले बढ़ाए थे अब घटाते हैं। ठीक है, तो कहानी सेम था, आरबीआई, बैंक, कंज्यूमर। अब बैंक जब लोन लेने गया तो पहले 6% था, अब क्या हो गया 5%। तो अब पहले हमको 100 रुपए लोन लेने में हमको चुकाना पड़ता था 106 रुपए, अब हमको 100 रुपए लेने पे चुकाना कितना पड़ रहा है, 105। मतलब हमको कम पैसा भरना पड़ रहा है। तो अब जब कोई भी कंज्यूमर आएगा, कंज्यूमर का मान लीजिए मार्केट में 7% था पहले तो, लेकिन रेपो रेट अगर घटाने से क्या हुआ, हमको खुद तो कम पे मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, आगे भी कम में देंगे। तो आगे भी कम में देंगे तो इसका क्या हो जाएगा 6% हो सकता है, दोनों कम हो गया। अब यहाँ पे वही आदमी जो हाउसिंग वाला था, जो नहीं लिया था, वो आके देखेगा कि ये रेट हमको कम में मिल रहा है। अगर हम 1 लाख का लोन लेंगे, 1 लाख का लोन लेंगे तो कितना देना पड़ेगा हमको, पहले कितना देना पड़ा था 7%, 1 लाख का 70,000 देना पड़ा था, मतलब 7,000 देना पड़ा था पहले, 1 लाख का 7,000 देना पड़ा था पहले। अब हमको कितना देना पड़ रहा है 6,000। वही सिर्फ 1 लाख का तो लोन लेता नहीं, मल्टीपल में 50 लाख का लोन लेगा, तो उससे हमको पता चल रहा है 1% बहुत ज्यादा होता है। अगर हमको कम में मिल रहा है तो हम जाके ले लेंगे, लोन अप्रूव करना लेना पड़ेगा। लोन लेने से क्या होगा, मार्केट पे मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। लोन इजिली मिल रहा है हमको कम रेट पे, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन क्या हो सकता है, बढ़ेगा।
ठीक है, ये सारा चीज इसी से लिंक है, रेपो रेट से ही सारा चीज लिंक है। रेपो रेट से ही भी अगला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। और कुछ उसमें छोटा तो नहीं है। ठीक है, क्या बचा है टॉपिक? सो कंट्रोल ऑफ मनी इफेक्ट हो गया। टूल्स भी देख लिए हम लोग, टूल्स क्या करते हैं। एमपीसी बचा हुआ लास्ट टॉपिक आज का। एक ग्राफ है, इसको भी पढ़ते हैं। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ। तो देखिए रेपो रेट क्या होता है, इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या हो रहा है? यूज फॉर इंजेक्शन मनी। रिवर्स रेपो, इंजेक्टिंग मनी में तो क्या हो रहा है, रेपो रेट क्या होता है कि आप बैंक को लोन दे रहे हो, ठीक है। रिवर्स रेपो में तो क्या हो रहा है कि आप रख रहे हो, पैसा मेरे पास रहेगा, ले रहे हो। तो सकआउट तो आप वापस ले रहे हो, मार्केट से पैसा वापस ले रहे हो। मार्जिनल भी वही था, रेपो रेट जब मेरे पास खत्म हो जाता तब हम जाकर के एमएसएफ यूज करते हैं, तो इसका भी वही काम होगा, इंजेक्टिंग मनी। और स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी क्या है? ये भी होता है आपका इंजेक्टिंग मनी के लिए। तो एसएलआर, स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी। अब आगे देखते हैं इंटाइटल्स क्या है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आरआरबी। एक बार आप रीड करिएगा इसका, हम लोग आपका पीडीएफ इसको हम लोग हमारे ई-ग्राम चैनल में मिल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा इसको भी। अब देखिए यहाँ पे रेपो रेट पे देखते हैं, एलिजिबल पार्टिसिपेंट मस्ट कीप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बोरो लोन फ्रॉम आरबीआई। मस्ट मतलब आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखना ही पड़ेगा आरबीआई के पास लोन लेने के लिए, ठीक है। ये रेपो रेट है। और इसमें यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स रेपो में क्या हुआ, आरबीआई नीड टू प्रोवाइड ग्लोबल, जब पैसा बैंक आरबीआई के पास पैसा रख रहा है तो उसको भी तो बदले में देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो यहाँ भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखता है पैसा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में ये वाला देखिए क्या हो रहा है, यूज टू सकिंग आउट। रिवर्स रेपो के जैसा ही यहाँ पे आपको पैसा बहुत ज्यादा, मेरे पास डिपॉजिट बहुत ज्यादा डिपॉजिट था, तो मेरे पास पैसा ज्यादा हो गया, कैश फ्लो ज्यादा है, तो हम आरबीआई के पास जाकर के पार्क करवा दी, पैसा रख दी, पार्क कर दी पैसा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो पैसा मार्केट से बाहर आ गया। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हम लोग देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक सारा देखेंगे तो आगे। आरबीआई नॉट प्रोवाइडेड एनी, ये देखिए यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कभी, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई नीड नॉट प्रोवाइड एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट कोलेटरल टू सपोर्ट मनी। यहाँ पे गवर्नमेंट, आरबीआई कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेटरल नहीं प्रोवाइड करेगा आपको, बैंक को। अगर आप बैंक है, हम आरबीआई है, आपके पास पैसा ज्यादा है, ठीक है, तो मेरे पास आप आके पैसा रखोगे, मैं आपको कुछ इंटरेस्ट रेट दूंगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन है मेरे, दो आपके पास दो ऑप्शन है, क्या है आपके पास, रिवर्स रेपो है, पैसा ज्यादा है तो आप पैसा या तो रिवर्स रेपो के साथ मेरे पास जमा करा सकते हो, उसमें हम क्या देंगे आपको, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, उसमें भी आप वही कहानी, आपके पास कैश ज्यादा है, आप कैश मेरे पास जमा कराओगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम आपको सिक्योरिटीज नहीं दें, एसडीएफ। क्लियर हो गया? वो ये वाला तो देखिए, आरबीआई रेपो रेट जो होगा, रेपो रेट सब यहाँ पे रिवर्स रेपो है, वो लिंक नहीं होता रेपो से। लेकिन जो आप एक चीज देखिए, आरबीआई जो पैसा दे रहा है और जो पैसा रख रहा है, पैसा इंटरेस्ट किस पे ज्यादा लेगा, इंटरेस्ट देगा ज्यादा कि इंटरेस्ट लेगा ज्यादा, लेगा ज्यादा। तो जो रेपो रेट है, बैंक से जो ले रहा है पैसा ज्यादा लेता है, रेंट पैसा, और रिवर्स रेपो है जो पैसा रखवा रहा है, पार्क करवा रहा है, उसमें कम इंटरेस्ट रेट देगा, ठीक है, कम देगा, वो देगा पैसा कम। रेपो ये है, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या चाहता है कि हम पैसा ज्यादा लें और पैसा कम दे वापस, तो लेने वाला ज्यादा परसेंट है, रेपो रेट लेने वाला है, और रिवर्स रेपो या एसडीएफ देखेंगे वो देने वाला है, कम देगा वो, ठीक है। ये 25 बेसिस पॉइंट हायर देंगे, ये तो हम देखे थे जब मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खत्म हो गया, तो मेरे पास ऑप्शन क्या था लोन लेने के लिए आरबीआई से, एमएस, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहाँ पे क्या होगा, रेपो रेट से भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो तो 1% और यूज कर रहा है एसएलआर का, ठीक है। एक हम लोग वो देखे थे, एम मनी सप्लाई इक्वल्स टू क्या था, एम इंटू एम नॉट, मनी मल्टीप्लायर का हम लोग चेक कर लें। अब एम नॉट क्या होता है, हाई पावर्ड मनी,
ठीक है, इसमें क्या कर सकती है मार्केट, तीन टर्म देखना, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है, और गवर्नमेंट सैप क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड परचेज। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, एक पहले सिनेरियो देखते हैं, सिनेरियो से फिर समझ में आएगा। एक इकॉनमी है, इकॉनमी में क्या है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, एक इकॉनमी है उसमें इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। अब इन्फ्लेशन हमको कम करना है तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इन्फ्लेशन मतलब क्या हुआ कि पब्लिक के पास पैसा ज्यादा है, मनी, पब्लिक के पास पैसा ज्यादा है, और दूसरा है कि पब्लिक को इजीली पैसा मिल जा रहा है बैंक से। अभी हम जाएंगे बैंक, अभी जाके हमको पैसा तुरंत लोन मिल जाएगा, वो भी लास्ट में वही कर रहा है कि बढ़ा दे रहा है, तो इजीली पैसा अवेलेबल है। तो इन्फ्लेशन में हमको दोनों चीज कट करना पड़ेगा, हमको इजीली पैसा भी नहीं देना है इजीली, और जो पैसा मेरे पास है पब्लिक के पास, मेरे पास जो पैसा उसको भी वापस ले, तब दो कंडीशन में वो इन्फ्लेशन करेंगे। तो जो पैसा इजीली अवेलेबल था उसको हम हटाने के लिए क्या करते हैं, अगर हम रेपो रेट बढ़ा देंगे, यहाँ पे रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे, तो इंक्रीज कैसे होगा, इंक्रीज करने से क्या होगा, बैंक का जो रेपो रेट बढ़ेगा तो हम फिर हमको भी वो पैसा जब महंगा में देगा, खुद महंगा में ले रहा है आरबीआई से, तो हमको भी महंगा में देगा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा जब, तब आपके पास पैसा इजीली अवेलेबल तो होगा नहीं, आपको और महंगा होगा। तो यहाँ पे एक चीज तो हमको पता चला कि जो हम लोग रेपो रेट से, या आप सीआरआर से भी देख लेंगे, सीआरआर एसएलआर में भी अगर हम ये वाला क्या करें बढ़ा दें तो लोन देना कम कर देगा, पैसा ही कम रहेगा बैंक के पास तो कम लोन देगा। तो ये इजीली अवेलेबल वाला तो क्राइटेरिया हम फुलफिल कर लिए यहाँ तक, रेपो रेट से या सीआरआर एसएलआर से, लिक्विड एडजस्टिंग फैसिलिटीज। लेकिन जो पब्लिक के पास पैसा है वो आप कैसे लेंगे, दो तरह से, या तो सेविंग रेट बढ़ा देते हैं, सेविंग रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पब्लिक जाके पैसा देगा, क्योंकि 6% सेविंग था पहले, अब मुझे 7% मिल रहा है, तो क्या होगा, मेरे पास पैसा सेफ है और बढ़ भी रहा है। या तो सेविंग रेट, देखिए वही होता है जो मैंने पहले आपको बताया था, रेपो रेट, सेविंग रेट और लेंडिंग रेट। इसका एक बार समझते हैं क्या हो रहा है। रेपो रेट तो समझ गए, रेपो रेट अगर हम बढ़ाते हैं, लेंडिंग रेट डायरेक्टली बढ़ रहा है, ठीक है, पैसा अगर बैंक को लोन लेने में ज्यादा देना पड़ेगा तो वो कस्टमर से भी ज्यादा लेगा पैसा, तब चुका पाएगा। अब देखिए वो पैसा वो ज्यादा, मतलब लोन देने में पैसा ज्यादा ले रहा है, ठीक है, तो सेविंग रेट भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो सेविंग जो आदमी जो रखेगा पैसा, ठीक है, लेंडिंग रेट से जो पैसा होगा वही उसको मैं थोड़ा सा उसमें डाल करके सेविंग रेट भी बढ़ जाएगा उसमें मार्केट, ठीक है, लेंडिंग रेट भी बढ़ेगा, सेविंग रेट भी बढ़ेगा, और रेपो रेट अगर बढ़ने से, ठीक है। तो ये वाला हम समझ गए, या तो सेविंग, इसके रेपो रेट बढ़ाने से वही काम करता है, रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है, डायरेक्टली सेविंग रेट पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मान लीजिए हमको नहीं डालना, बैंक पे ट्रस्ट, क्या सारा चीज का ट्रस्ट का खेल, ट्रस्ट ही नहीं रहेगा बैंक पे, तो अपन जाकर के बैंक पे तो रखेंगे नहीं। तो यहाँ पे आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जाएगी, गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू क्या करवाएगी, बॉन्ड जारी करवाएगी। अभी मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, हमको पैसा खींचना है, सक आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड में अच्छा इंटरेस्ट रेट लुभाने के लिए क्या होता है कि पॉलिसी लाएगा, 9% या 10% इंटरेस्ट अगर आपको मिलेगा, अगर आप पैसा यहाँ पे 10 लाख दोगे, एक साल के बाद 10% के साथ आपको 10,000 के साथ मिलेगा आपको पैसा। तो आदमी क्या सोचेगा, अब यहाँ पे आदमी बोलेगा कि जाते हैं बॉन्ड खरीद लेते हैं। बॉन्ड अब जाएगा आदमी खरीदने, बॉन्ड खरीदा तो पैसा किसके पास आ गया, वापस गवर्नमेंट के पास आ गया या आरबीआई के पास आ गया। तो दूसरा क्या था, दूसरा पैसा वो जो मेरे पास था वो पैसा लेने के लिए बॉन्ड का हिसाब किया, बॉन्ड जाके सेल, बॉन्ड अगर सेल कर रहा है, बॉन्ड अगर वो बेच रहा है तो वो पैसा ले रहा है पैसा। अब बॉन्ड अगर बोलेगा कि हम अगर परचेज करेंगे, आपके पास बॉन्ड है, हम बोलेंगे आप बॉन्ड आपको दे दीजिए, आपको ज्यादा परसेंट देंगे, तो आपके पास बॉन्ड अगर लेंगे तो हम आपको देंगे क्या, पैसा, पैसा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सेल और परचेज, अगर आप बेच रहे हैं तो मनी सप्लाई क्या होगा, अगर हम गवर्नमेंट अगर बेच रही है बॉन्ड, तो बॉन्ड बेचेगी तो बदले में क्या ले रही है, पैसा। बॉन्ड अगर हमको दे रहे हैं तो वो वापस क्या ले रही है, पैसा। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, पैसा कम हो जाएगा, उसीलिए कर रहे हैं। अब परचेज कर रहे हैं, मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम लोग देखें इन्फ्लेशन के लिए दो तरीके, अगर बैंक को इजिली
अवेलेबल नहीं कराना है तो रेपो रेट, लिक्विड एडजस्टिंग फैसिलिटी को देखेंगे। और पब्लिक के पास जो मनी है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो यही वाला ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। ठीक है, होता क्या है, टू इंजेक्ट और सक आउट लिक्विडिटी एज पर प्रिवेलिंग इक्वलिंग कंडीशन। दोनों पे डिपेंड कर रहा है। प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन, अगर ज्यादा महंगाई है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो पैसा हमको वापस लेना है। अब बहुत ज्यादा मंदी है, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो पैसा हमको देना पड़ेगा। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, पैसा नहीं था तो उसको अलग से पैसा भेजना पड़ा था। 20 लाख के आसपास, 20 लाख करोड़ के आसपास पैसा वो डाला था। ठीक है, ड्यूरिंग रिसेशन, अब रिसेशन में क्या करेगा, और ड्यूरिंग इन्फ्लेशन में, तो हमने बताया कि इन्फ्लेशन में क्या करेगा, पैसा बहुत ज्यादा है तो पैसा लेने के लिए वो बेचेगा, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सक आउट द लिक्विडिटी। रिसेशन है, मंदी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना है, तो हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंजेक्ट लिक्विडिटी। क्लियर, इंपैक्ट ऑन लिक्विडिटी होता है। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या था, 2022 का ये करंट अफेयर में था। ये भी क्या होता है कि साइमल्टेनियसली परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, परचेज लॉन्ग टर्म और सेल शॉर्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर क्या रहा है कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रहा है। ठीक है, और वो बेच क्या रहा है, शॉर्ट टर्म को। मतलब जो आप एक एग्जांपल लेते हैं, 10 ईयर्स के लिए आपके पास, आपको गवर्नमेंट बॉन्ड मैंने दिया था, मैं गवर्नमेंट हूं, आपके पास 10 साल का एट द इंटरेस्ट ऑफ 8%, 8% के इंटरेस्ट पे आपको 10 साल के लिए हम बॉन्ड दिए थे। ठीक है, तो आप मेरे को पैसा दिए होगे उस समय। ठीक है, तो हर साल मैं क्या कर रहा हूं, आपको पेमेंट दे रहा हूं, हर साल 8%, 10 रुपए 100 रुपए होगा तो हर साल मैं 8 रुपए देना है। तो ये यहाँ पे ट्विस्ट में क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जो 10 साल वाला मैंने आपको दिया था, मुझे 10 साल तो चुकाना भी तो है पैसा आपको, तो मेरे पास लोड ज्यादा है, गवर्नमेंट के पास क्या हो गया, लोड ज्यादा हो गया, 10 साल पैसा चुकाते रहना है। तो यही क्या हो रहा है कि परचेज कर रही है ऑपरेशन ट्विस्ट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर ले रही है। आपका 10 साल वाला था, मैं आपको डायरेक्टली मैं आपको बोलूंगा एक साथ दे दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। अब वो क्या करेगी, सेल शॉर्ट टर्म, छोटा एक एक साल वाला फिर बेचेगी, तो ज्यादा लोड कम पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये ऑपरेशन ट्विस्ट कराई थी। ये क्या था, टू इन्फ्लुएंस द यील्ड रेट। अब हम इसका कंफ्यूजन नहीं होगा, यील्ड रेट हम लोग देख लिए, इन्फ्लेशन देख लिए, यील्ड रेट क्या होता है, तो यील्ड रेट पे क्या इन्फ्लुएंस होगा इसका, वो देखना था। तो परचेज लॉन्ग टर्म, अब देखिए परचेज लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो परचेज करेगी तो यील्ड रेट क्या होता है, घटता है। और अगर जब सेल शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो यील्ड रेट क्या होता है, बढ़ेगा। इसको जब हम अगला टॉपिक में जब मिला के चलेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब हम लोग कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे अगला सेशन में तो क्लियर होगा। जीसैप क्या होता है, ओनली परचेज, यहाँ पे एक टर्म क्या है, ओनली परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई डज नॉट, यहाँ पे बेचता नहीं है। जीसैप में तो क्या हो गया, सिर्फ एस यहाँ पे जीसैप में मतलब सेल, मतलब परचेज करना होगा, सिर्फ परचेज कर रहा है, बेच नहीं रहा है, ऐसा नहीं रहा। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग परचेज कर रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। परचेज करने से क्या होगा, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पैसा ले रहे हैं, गवर्नमेंट से खरीद रहे हैं, तो हम देंगे क्या, पैसा, लिक्विडिटी इंजेक्टेड। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आज का है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों आया था, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो 2016 के पहले क्या होता था, 2000 से पहले बिफोर क्या हो रहा था कि आरबीआई के पास लोड ज्यादा था, मतलब वो फोकस नहीं कर पा रही थी एक पॉइंट पे, ग्रोथ भी देखना है, इन्फ्लेशन भी देखना है, मार्केट का डिमांड भी देखना है, बहुत सारा चीज था यहाँ पे। तो 2016 में सेक्शन 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 पे अमेंड करा गया। ठीक है, 2016 में 45ZB, सेक्शन 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करा के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, क्यों बना, इसका काम क्या है, सब मेन काम क्या है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल। सिर्फ फोकस क्या बना दिया गया कि हम इन्फ्लेशन देखेंगे। इन्फ्लेशन के लिए क्या क्राइटेरिया रखा, +-4, मतलब 2 मिनिमम है और 6 आपका मैक्सिमम। 2 to 6
मार्केट पे कोई भी इकोनॉमी में 2 से 6 तक लेकर के इन्फ्लेशन होना चाहिए, उससे ज्यादा जाएगा तो आप कौन करेगा काम, एमपीसी का काम आएगा। एमपीसी का अब देखते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग देखना चाहिए क्या हो एमपीसी। क्वेश्चन मेरे पास क्या क्या आ सकता है, व्हाट क्या है, वाई क्यों है, काम क्या है, टेन्योर क्या है, पहले टेन्योर देख लेते हैं, टेन्योर क्या है, रीअपॉइंटमेंट होता है कि नहीं, ठीक है। अब इसका मेंबर्स कितना है और इफेक्ट क्या होगा इसका। कुछ भी टॉपिक मेरे पास जो जो पॉइंट आ रहा है एक पेज में क्या करें उसको लिख ली, लिखने से क्या होगा कि मुझे आगे जो पढ़ना होगा उसको ध्यान रहेगा कि एमपीसी कोई पूछ लिया क्या होता है, क्यों होता है, क्या टेन्योर है, क्या मेंबर्स का है, क्या इफेक्ट होगा मार्केट पे, तो वो सब देखना जरूरी है। सो सबसे पहले न्यूजीलैंड पहली कंट्री थी जो 1989 में पहला वो कमेटी बनाई थी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। अब आते हैं देखते हैं एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहला 6 मेंबर बॉडी है, ठीक है, 6 मेंबर बॉडी है। 6 मेंबर बॉडी में 3 मेंबर और 3 मेंबर ये आरबीआई का है और 3 मेंबर गवर्नमेंट का है। पहला क्लियर, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या होता है देख लिया, इन्फ्लेशन कर्व टारगेटिंग के लिए होता है। कितना मेंबर है, 6 मेंबर का बॉडी कब बना, 2016 में बना। अब 6 मेंबर में 3 मेंबर आरबीआई के होना चाहिए और 3 मेंबर गवर्नमेंट के होने चाहिए, ठीक है। 3 मेंबर में जो गवर्नमेंट है उसमें एक तो होगा ही आरबीआई गवर्नर, ठीक है। अब देखते हैं इसका कोरम क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो 3 मेंबर ये लोग तो अपॉइंटेड है, ये लोग को तो आरबीआई का अपना काम है, जब तक वो रहते हैं वो रहेगा। जो यहाँ पे 3 मेंबर आ रहे हैं, 3 मेंबर जो आ रहे हैं, इसका जो 3 मेंबर्स जो आ रहे हैं इसका 4 इयर्स का टेन्योर है, ठीक है, और नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंटमेंट फिर से दोबारा इसको अपॉइंट नहीं करा जा सकता, ठीक है, और 4 साल के लिए टर्म। अब क्या होता है और कितना, एक तो मेंबर का बॉडी इतना 6 मेंबर होना चाहिए। मान लीजिए कभी किसी का तबियत खराब है, कोई रिजाइन कर दिया, तो मिनिमम कितना मेंबर होना चाहिए जो कोरम चले, मीटिंग हो, कितना होना चाहिए, 4, मिनिमम 4 मेंबर होना चाहिए कोरम मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मिनिमम 4 हो गया। और एक तो मिनिमम क्या, अब कितना बार मीटिंग करना है ये भी लिखा होना चाहिए, तो एटलीस्ट 4 टाइम्स इन ईयर, ठीक है। 4 मेंबर होना, 4 एटलीस्ट 4 मेंबर होना चाहिए मीटिंग कराने के लिए, 4 बार साल में मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं पता कितना हो सकता, बहुत कितना हो गया। चलिए, तो आज हमने बहुत कुछ देखा। अगला टॉपिक रहेगा जो कैपिटल मार्केट के लिए होगा। कैपिटल मार्केट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना शेयर में हो रहा है, स्टॉक में हो रहा है, जो भी हम लोग डेटेड सिक्योरिटीज कोलेटरल जितना भी हो रहा है सब हम लोग देखेंगे उसमें। अभी कुछ टॉपिक बचा हुआ है शायद, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जितना भी है, एनबीएफसी सब, वो सब हम लोग करवाएंगे। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।